राज्य सरकार ने नवंबर 2022 में विशेष सत्र बुलाकर 2 बिल पास करवाना चाहा। पहला तो 1932 खतियान और दूसरा था ओबीसी आरक्षण, जिसे 14 से बढ़ाकर 27% तक करना था। पहले को तो राज्यपाल ने खारिज कर दिया, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल ने ओबीसी आरक्षण विधेयक को अटॉर्नी ऑफ जनरल के पास विचार विमर्श के लिए भेज दिया। ऐसे में आज अटॉर्नी ऑफ जनरल ने अपना विचार इस पर दिया है और ओबीसी आरक्षण जो कि 14 से बढ़ाकर 27% करना था, उसे राज्यपाल ने वापस से राज्य सरकार को लौटा दिया है। कई राजनीतिक बदलाव होंगे इसमें, चूंकि 27% आरक्षण की मांग झारखंड में एक लंबे समय से चल रही थी। ओबीसी वर्ग को भी साधने का प्रयास था। तो इस बदलाव के साथ इस विधेयक को वापस से एक बार राज्य सरकार को लौटाने के साथ ही क्या कुछ झारखंड की राजनीति में नए रंग रहेंगे, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन सर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और अब जिस तरह से राज्यपाल ने एक बार फिर से ये विधेयक जो है वो लौटा दिया है राज्य सरकार को, 1932 खतियान तो लौटाया ही था, लेकिन वर्तमान राज्यपाल ने इस विधेयक को भी लौटा दिया है। क्या कुछ बदलाव होगा सर इस राजनीति में? फिलहाल तो जो हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ी कहें कि लंबी लकीर खींचने की कोशिश की थी राजनीति में 27% ओबीसी को आरक्षण देने का, क्योंकि लंबे समय से जब राज्य गठन के समय से मांग ओबीसी की तरफ से थी और एक राजनीतिक एजेंडा ये झारखंड की राजनीति में बना रहा। तो जैसा कि ये मुझे जहाँ तक लगता है ये छठा विधेयक होगा जिसे राज्यपाल ने लौटाया है। पहले रमेश बैस ने 5 विधेयक लौटाए थे, और छठा विधेयक है। स्थानीयता का भी विधेयक लौटाया। ये विधेयक 27% की आरक्षण सीमा को बढ़ा करके हेमंत सोरेन सरकार ने जो पूरे सेवाओं में जो नौकरियों में आरक्षण की सीमा की थी वो 77% थी। तो एसटी का भी बढ़ा था, एससी का भी बढ़ा था, लेकिन एक जो पॉलिटिकल मैसेज था वो ओबीसी के आरक्षण को ही लेके था। तो एजेंडा ओबीसी का आरक्षण ही था। किसी का 2% बढ़ा, किसी का 3% बढ़ा, बाकियों का। अब 77% की एक सीमा गई आरक्षण की, जिसको जब राज्यपाल के पास विधेयक गया, चूँकि उनके अनुमोदन के बाद ही एक कानून बनता विधानसभा में पारित होने के बाद, तो राज्यपाल ने ये कहते हुए अटॉर्नी जनरल को भेजा कि इसमें आपकी विधि सम्मत राय चाहिए, संवैधानिक पहलू क्या है। जो जानकारी अभी तक है वो अटॉर्नी जनरल ने ये कहते हुए कि ये संवैधानिक दायरे में नहीं आए ये चीज़ें, और राज्यपाल को अपने एक सजेशन सुझाव के साथ भेज दिया। अब राज्यपाल ने इसे राज्य सरकार को भेजा है कि आप देखिए अटॉर्नी जनरल का ये मंतव्य है, उनकी ये राय है, इसको दुरुस्त कीजिए और दुरुस्त करके फिर आप जैसा समझे एक नीति बनाइए। अब मैं आपको बताऊं कि ये झारखंड की राजनीति की एक लंबी कहानी है। 27% आरक्षण ओबीसी को देने का बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी, और बाबूलाल मरांडी ने सबसे पहले इसकी कोशिश की, और उन्होंने एसटी को 32%, जो भी इस सरकार ने 28% किया था, उसको बाबूलाल ने 32% का किया था, और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था। इस कड़ी में अब चूंकि 2019 के बाद ईडब्ल्यूएस को देना है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को देना है 10%, वो केंद्र सरकार का कानून है, तो राज्य सरकार को उनको अडॉप्ट करना है। तो 10% की सीमा तो ऑलरेडी ऐसे बढ़ गई। हाँ। तो 60% तात्कालिक रूप से अभी चल रही थी कि आरक्षण की सीमा होगी। अब उसको आप 77% करना चाहते हैं, कि यानी कि बाकियों के लिए आप 23% के लगभग में खोल रहे हैं। हाँ। मतलब मेरिट से 23% हो आएंगे। अब इन पहलुओं को एक संवैधानिक दायरे में देखने की कोशिश करती है। राज्य सरकार की दलील ये होती है कि दूसरे स्टेट ने, जैसे तमिलनाडु ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई है, उनके यहाँ 70% से ज़्यादा आरक्षण है, तो ये दलील कहती है राज्य सरकार की। और हेमंत सोरेन ने जो इसके अलावा एक अलग काम किया था, तो वो ये था कि इसको केंद्र सरकार के पाले में भेज दिया। हाँ, ताकि कुछ भी हो कानूनी कवच बना रहे। तो ये और स्थानीयता का जो विधेयक था 1932 का, दोनों को केंद्र सरकार के राज्यपाल के मार्फत केंद्र सरकार को भेजा जाना था 9वीं अनुसूची के तहत। अब इसमें जो आप कह रही हैं कि पॉलिटिकल एक सिनेरियो, एक पॉलिटिकल परिदृश्य क्रिएट होना ही है, जैसे 32 के खतियान में हुआ, जैसे अभी नियोजन नीति का मामला चल रहा है, तो ये एक स्वाभाविक तौर पर है कि बीजेपी कहेगी कि आप नहीं दे पाए। हेमंत सोरेन सरकार कहेगी कि नहीं, ये तो मैं भेज रहा हूँ, केंद्र सरकार इसको करके दे। क्योंकि मतलब जब ओबीसी आरक्षण लागू करवाने की बात चल रही थी, तो सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा था कि भाजपा इतने सालों से नहीं कर सकी, वो हम करने जा रहे हैं। तो ये राजनीतिक सामंजस्य, देखिए राजनीति में बहुत पुरानी कहावत है कि राजनीति में मुर्दों को भी जिंदा रखा जाता है। तो एक ऐसा एजेंडा है जिसको झारखंड की राजनीति पिछले 22 साल से जिंदा रखी हुई है। और
इसके पीछे कानूनी पहलू। आप देखिए कि जितने भी झारखंड के ऐसे जो नीतियां हैं वो कहीं न कहीं कोर्ट और जो विधायिका है उसके बीच में फंसी हुई आपको दिखेगी। चाहे 32 के खतियान का मामला हो, चाहे बाबूलाल मांडी ने भी 32 का खतियान किया था, मुख्तार सिंह की चिट्ठी के बाद उन्होंने जिलावार नियुक्तियों में 32 के खतियान को लागू किया था। जिसके पास खतियान हो उसको हाईकोर्ट ने उस समय भी खारिज किया था 27% आरक्षण का। तो ये है। अब हेमंत सोरेन सरकार एक नया टैक्टिकल लाइन ये इसमें लिया है उन्होंने कि हम इसको 9वीं अनुसूची में करना और एक सुरक्षा कवच दें, और कवच दे करके हम चाहेंगे कि ये केंद्र सरकार करे, और केंद्र सरकार के मार्फत। तो अब बीजेपी का ये काउंटर पार्ट है कि नहीं, ये आप अपने खुद भी कर सकते हो। हाँ, और ऐसी नहीं, और उनकी दलील है कि ऐसा नहीं है कि 9वीं अनुसूची में कोई विषय आ जाए तो वो कानूनी रूप से चैलेंजेबल नहीं है, वो चैलेंज किए जा सकते हैं। ये बार बार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के जो आप कह रही है कि 27% ओबीसी को आरक्षण का मुद्दा झारखंड की राजनीति में बदस्तूर जारी है और जारी रहेगा। और आप देखिएगा कि पिछले चुनावी घोषणा पत्र में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों ने लिखा कि हम 27% आरक्षण देंगे, फिर वो पन्ने बदल जाएंगे और फिर उस पन्ने पर एक दर्ज होगा कि 27% हम आरक्षण देंगे। वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये तीनों का ही ये दावा अगले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो अब हो गई बात 2024 का विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है। ऐसे में हेमंत सरकार हाथ पांव मार रही है कि किस तरह से 1932 खतियान के साथ साथ अब इसके ऊपर भी विचार करेगी। तो आगे का क्या रास्ता दिख रहा है? आगे तो फिलहाल जो कानूनी रूप से रास्ता ये दिख रहा है कि अब राज्य सरकार को जो अटॉर्नी जनरल का जो राय है उसके अनुसार विधेयक को दुरुस्त करके फिर से भेजना है राज्यपाल को, और राज्यपाल को उस विधेयक को केंद्र सरकार को भेजना, उनके मार्फत जाएगी राष्ट्रपति तक। तो ये तो खेल चलता ही रहेगा उसमें। और आरक्षण की सीमा भी बढ़ रही है, तो उसमें तो कुछ, ये तो कानूनी मामला है ना, वो तो कुल मिलाकर कानूनी मामला है कि आप इसको किस रूप में देखिए। एक चीज़ मैं बताऊं कि तमिलनाडु स्टेट ने अगर बढ़ाया है तो एक सामाजिक सर्वेक्षण किया है उन्होंने। बार बार ये हाईकोर्ट और जो समकक्ष के न्यायालय हैं वो पूछते हैं कि भाई आप इसको किस क्राइटेरिया पर बढ़ा रहे हो। आज आपको अगर कल 14% आरक्षण था, 12% आरक्षण था, तो आप इसको 27% कर रहे हो, तो उसके पीछे आपका लॉजिकल एंड क्या है, आप किस लिए कर रहे हो, इसके पीछे आपके क्या तथ्य हैं, इसके पीछे आपके सामाजिक और आर्थिक क्या उन वर्गों का आपने सर्वेक्षण कराया। तो एक पूरे प्रोसेस से सरकार को गुजरना होगा, जिस तरह से तमिलनाडु की सरकार प्रोसेस से गुजर करके सामाजिक सर्वेक्षण वगैरह करा करके गई, और तब उन्होंने ये बिल को लाया और कहा कि नहीं, इनका एक हक बनता है क्योंकि इनकी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी समाज के अंदर, देश राज्य के अंदर ये है। तो वो प्रोसेस सरकार को पूरे लंबी प्रोसेस के साथ जाना पड़ेगा। जो पंचायत चुनाव में आप देख रही हैं, पंचायत चुनाव में जो हुआ, तो क्या लगता है अभी सर, जैसे कि निकाय चुनाव भी 27% ओबीसी आरक्षण के कारण ही रुका हुआ है, तो क्या सरकार अभी सामाजिक सर्वेक्षण करवाने की स्थिति में है, करवा पाएगी इतने कम समय में? वो जो पिछले बार एक तो बिना ओबीसी आरक्षण का हुआ, तो बिना ओबीसी आरक्षण के होने से क्या हुआ कि इस पर हेमंत सोरेन सरकार पर अटैक हुए उसको कि भाई आप नहीं देना चाहते हैं, भाजपा उसमें आक्रामक हुई। फिर ये कोर्ट में गए, चंद्रप्रकाश चौधरी इस मामले को लेकर कोर्ट में गए हैं। हाँ, तो वो गए हुए हैं, तो उनका कहना था कि ये आप सामाजिक सर्वेक्षण नहीं करा रहे, 2 बार शपथ पत्र दिए, उसके बाद भी नहीं करा। अब सरकार एक प्रक्रिया के तहत बढ़ी है कि वो सामाजिक सर्वेक्षण कराए, तो उसके लिए एक कमेटी बना करके फिर सारी चीज़ों को करना है। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा जो राज्य सरकार ने दायर किया उसमें यही कहा है कि हम इसके सामाजिक सर्वेक्षण को कराएंगे, और जब तक वो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण ना हो जाए तब तक आप पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते। ये गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का। तो अब एक बार तो आप बिना आरक्षण के कर चुके, तो अब आगे आपको बढ़ने के लिए आरक्षण के लिए सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण कराना होगा, और उस दिशा में सरकार बढ़ी है। और चूंकि सबको एक बड़ा वोट बैंक का सहारा है, ओबीसी का, तो वो उसमें तो आपको ओबीसी को आरक्षण देना ही होगा पंचायत चुनाव में। और ये 27% आरक्षण की ओर सारी पार्टियां बढ़ेगी। व्यवस्था ये है कि प्रक्रिया आप किस तरह से अपनाते हैं जिससे कि आप कोर्ट में इन चीज़ों को दुरुस्त होकर के, खड़े होकर के बोल सकें, और उसको तथ्यों को किस तरह से स्थापित कर सकते हैं, ये सबसे ज़रूरी बात है। क्योंकि यहाँ पर जो बात खुलकर सामने आती है वो यही है कि जब तक कि आप बताएंगे नहीं संवैधानिक तौर पर कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को क्यों दिया जाए, जिस तरह से आनंद मोहन सर ने बताया कि सामाजिक सर्वेक्षण की बात जो चल रही है, तो निकाय चुनाव भी इसी कारण रुका हुआ है। बीजेपी भी इसके कारण पिछले चुनाव में काफ़ी आक्रामक रही, पंचायत चुनाव में सरकार को घेरने का काम किया, और अब एक बार फिर से
विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं और 27% ओबीसी आरक्षण एक अहम मुद्दा बना रहेगा और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी हो या फिर जेएमएम, हर कोई अपना पक्ष भुनाने का प्रयास करेगा। बीजेपी जहां यह कहेगी कि केंद्र राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण नहीं दिया, वहीं जेएमएम के पास यह मुद्दा रहेगा कि केंद्र सरकार नहीं देना चाहती है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि विधानसभा के चुनाव में 27% आरक्षण किस तरह से चुनावी मुद्दे के तौर पर भुनाया जाता है और 27% ओबीसी आरक्षण की राजनीति झारखंड में कितने लंबे समय तक चलती है। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, ब्यूरो चीफ आनंद मोहन सर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।